5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए जारी है संग्राम। यूपी में बीजेपी के प्रत्याशियों पर राज लगेगी फाइनल मोहर। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी। और यूपी में मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी योगी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। सियासी मैदान में जारी है कांग्रेस के शय और मात का खेल। विधानसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेता ने दांव पर लगाई जिंदगी। समाजवादी नेता के किस बयान से बढ़ा बवाल और बीजेपी के नए गीत से सियासत के और गरमाने के आसार हैं। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी युद्ध। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे से बीजेपी सीईसी की मीटिंग है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। संभवतः ये बैठक पीएम के आवास पर होगी। पार्टी की चुनाव समिति के सभी सदस्यों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया है। आज की बैठक वर्चुअल मोड में होगी या फिर फिजिकल, ये नेताओं की टेस्ट रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए फॉर्मूले पर सहमति जताई है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की कल इस मुद्दे पर दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में इस मुद्दे पर मंथन हुआ है। तर्क दिया गया है कि अवध क्षेत्र के अयोध्या से चुनाव लड़ने से पूरे प्रदेश में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। TV9 भारतवर्ष ने पहले ही सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला सीईसी की बैठक में होना है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में जुटी बीजेपी को एक के बाद एक लगातार झटके मिल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आज मंत्री धर्म सिंह सैनी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी के 2 विधायक भी बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। यूपी के सियासी समीकरण में कांग्रेस चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के साथ ही एनसीपी और शिवसेना यूपी में उनके साथ नहीं है। राज्य के मुख्य विपक्षी दलों एसपी, बीएसपी और छोटे दलों से उसका कोई गठजोड़ नहीं बन पाया है। पार्टी टिकटों का भी बंटवारा इसीलिए नहीं कर पा रही है कि कहीं उनका प्रत्याशी ही पार्टी न छोड़ दे। इस बीच पंजाब के प्रत्याशियों पर मंथन के लिए सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस सीईसी की वर्चुअल बैठक बुलाई है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा के आने से उनकी पार्टी को नुकसान होगा। केजरीवाल ने मोहाली में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। संयुक्त समाज मोर्चा ने कल अपने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इससे पहले दोनों के बीच गठबंधन के मुद्दे पर बात हुई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया था। चुनाव लड़ने के लिए नेता कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुल्तानपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि कांग्रेस नेता रीता यादव पर 3 जनवरी को हमला नहीं हुआ था, बल्कि राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए खुद ही अपने पैर में गोली मारने वाली साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में रीता यादव समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रीता यादव ने पीएम की रैली में काला झंडा दिखाने की भी कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच नेताओं का बड़बोलापन भी सामने आने लगा है। बिजनौर में समाजवादी यूथ ब्रिगेड के नेता का यह बयान खूब वायरल हो रहा है। कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। पार्टी का कहना है कि बाद में उसने माफी मांग ली थी। कोरोना संक्रमण बढ़ने से हालात हुए गंभीर। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग करेंगे मंथन। देश में कोरोना संक्रमण का अपडेट क्या है और चुनावी राज्यों में कोरोना ने कैसे बढ़ा दी है चिंता, टेंशन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 थर्ड वेव से जंग। पीएम नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसमें देश में कोरोना संक्रमण के हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने इससे पहले शनिवार को अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले। बीती रात 12 बजे तक कोरोना के 2,45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इस दौरान 84,479 लोग स्वस्थ हुए और 379 लोगों की मौत हो गई। कुल एक्टिव केस 11 लाख के पार पहुँच गए हैं। देश में 14 दिन में ही पॉजिटिविटी रेट 11 गुना बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 8 राज्य सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। ये है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात। इनमें सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर में कोरोना का पीक पहुंचने तक भर्ती मरीजों की संख्या पहले से 2 गुनी हो सकती है। केंद्र ने कहा कि अभी भले ही ओमिक्रॉन से संक्रमित सिर्फ 5 से 10% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आगे परेशानी बढ़ सकती है। केंद्र ने तैयारियों पर भी पूरा जोर लगाने को कहा है।
दिल्ली में 12 दिनों के अंदर पुलिस के करीब 1700 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें सिपाही से लेकर आईपीएस अफसर तक शामिल हैं। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए ये पुलिस के लिए काफी चुनौती भरे हालात हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपने स्टाफ को बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों ने लाइन लगाकर बूस्टर डोज लगवाया। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और 40 मरीजों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 26.22% हो गया है। इससे पहले दिल्ली में इतने मामले दूसरी लहर में पीक के दौरान 20 अप्रैल 2021 को आए थे। इस बीच दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के आंकड़ों ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल में एडमिट होने वाले 80% मरीज ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं। सिर्फ 20% मरीज ही ऐसे हैं जिन्हें या तो वैक्सीन नहीं लगी है या सिंगल डोज ही लगी है। दिल्ली में वेंटिलेटर वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच देश में अब तक 154 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। किशोरों को भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है। दिल्ली में कल रात 9:30 बजे तक 15 से 17 साल के 50,000 से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। दिल्ली में कल 23,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगी है। चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी के 65 जिलों और पंजाब के 21 जिलों में जोखिम ज्यादा है। वहीं मणिपुर के 16 में से 9 जिले भी ज्यादा जोखिम वाले हैं। इस बीच यूपी में एक दिन में कोरोना के 13,681 नए मामले सामने आए। और इधर महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका से बड़ी दहशत। कहां राजभवन के 33 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में हर रोज औसतन आ रहे हैं कितने मामले। देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहरा। 4 दिन बाद मुंबई में कोरोना के केस फिर से बढ़ गए हैं। कल 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 16,420 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में कल कोरोना के 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसमें 28,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए जबकि 32 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2,40,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 1367 मामले हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार में बड़ी संख्या में कौवों की मौतों से हड़कंप मच गया है। गया के प्रभावती अस्पताल परिसर में कल 30 से 40 मरे कौवे मिले। कौवों की मौत ने बर्ड फ्लू की दहशत पैदा कर दी है। मामले की सूचना मिलने पर जिला पशुपालन विभाग और वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। उत्तराखंड के राजभवन में भी कोरोना ने एंट्री ले ली है। यहाँ के 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एहतियातन राजभवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राजभवन में 1 कर्मचारी संक्रमित मिला था। इसके बाद मंगलवार को 198 कर्मचारियों की जांच कराई गई, जिसमें 32 लोग संक्रमित मिले। जम्मू कश्मीर के जम्मू स्थित आईआईटी में 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर शामिल हैं। कोरोना विस्फोट के बाद आईआईटी जम्मू प्रशासन ने ऑनलाइन क्लास चलाने का फैसला किया है और फैकल्टी घर से काम करेंगे। राज्य में कल कोरोना के 1695 नए केस मिले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले भी 3 न्यायमूर्ति कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट में केवल वर्चुअल सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर टूट रहा है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में औसतन 25 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में औसतन 25 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या भी 4.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। करीब 159 देश ऐसे हैं जहां केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अमेरिका में बीते कुछ दिनों से हर दिन 7 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले पीक से कहीं ज्यादा है। ओमिक्रॉन की वजह से लोग भले ही गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हो, लेकिन इससे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। दुनिया के हर 4 में से 1 केस अमेरिका में संक्रमण का है। पूर्वी यूरोप में कोरोना मामलों में आए रिकॉर्ड उछाल के बाद प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवेनिया में सभी सामूहिक कार्यक्रमों को बैन कर दिया गया है। यहाँ 7 दिन में संक्रमण में 98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कई देश ऐसे भी हैं जहां लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। बुल्गारिया में वैक्सीनेशन के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग राजधानी सोफिया में संसद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रोका।
और एलएसी विवाद पर भारत चीन के कमांडरों ने कल 12 घंटे तक मंथन किया। किन किन मुद्दों पर हुई बात, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पाकिस्तान की कौन सी साजिश का किया खुलासा, ड्रैगन की एक और साजिश बेनकाब हुई और कर्ज के जाल में फंसे इमरान ने क्यों पाकिस्तान को बताया भारत से बेहतर। पड़ोसी दुश्मन देशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच कल चुशुल मोल्डो में 14वें दौर की बातचीत करीब 12 घंटे चली। इसमें भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में बाधित इलाके से सेना हटाने के लिए कह दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने टकराव वाले हॉट स्प्रिंग, देपसांग बल्ज और डेमचोक का विवादित मुद्दा सुलझाने का दबाव बनाया है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता ने किया। एलएसी विवाद पर चीन से बातचीत के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि भारत हर लिहाज से चीन से निपटने के लिए तैयार है। अगर ड्रैगन युद्ध थोपने की कोशिश करेगा तो जीत भारत की ही होगी। नरवणे ने कहा कि भारत अमन चाहता है, लेकिन एलएसी पर खतरा बरकरार है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी के विवादित इलाके में चीन ने करीब 60,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी इलाके में करीब 350 से 400 आतंकी भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आमने सामने की लड़ाई में मुंह की खाने वाला पाक पीठ पीछे भारत को दहलाने की साजिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। कल देर रात कुलगाम जिले के परिवान इलाके में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में जैश का एक आतंकी ढेर हो गया है। इस ऑपरेशन में सार्जेंट रोहित छिप भी शहीद हो गए, जबकि सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। घाटी में नए साल में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है। पिछले 12 दिनों में 14 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। विस्तारवादी चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीनों और संसाधनों को हड़पने में जुटा हुआ है। एक बार फिर उसके निशाने पर भूटान है। हाल ही में जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि चीन ने भूटान से लगती विवादित सीमा पर 6 अलग-अलग जगहों पर 200 से ज्यादा ढांचे खड़े कर लिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें कई 2 मंजिला ऊंची इमारतें भी शामिल हैं। समंदर में ड्रैगन की दादागिरी खत्म करने के लिए इंडो पैसिफिक में घेराबंदी शुरू हो गई है। चीन को जवाब देने के लिए भारत, फ्रांस और जर्मनी तेजी से काम कर रहे हैं। इस बीच 21 जनवरी को जर्मनी का लेटेस्ट वॉरशिप मुंबई आने वाला है। इसके बाद फ्रांस भी अपना वॉरशिप भारत भेजेगा। कुल मिलाकर चीन को इस साफ मैसेज है कि समंदर में अब उसकी चालबाजी नहीं चलेगी। बीएसएफ ने कल पंजाब में पाकिस्तान की एक और साजिश का भंडाफोड़ किया है। उसने फिरोजपुर और अमृतसर से 7 किलो से ज्यादा हेरोइन और हथियारों का जखीरा बरामद किया है। वहीं पाकिस्तान सीमा से सटे फाजिलका इलाके में मोजम गांव में शराब तस्करों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस यहां खेतों में अवैध शराब बनाने वाले तस्करों को पकड़ने गई थी। झारखंड में एक्टिव उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का चीन और पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। ये भारत में आतंक फैलाने के लिए पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठनों को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। इस बात का खुलासा बक्सर से गिरफ्तार निवेश कुमार नाम के शख्स से हुआ है, जो पीएलएफआई को हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस को निवेश के मोबाइल से पता चला कि वो किसी पाकिस्तानी शख्स के संपर्क में है और किसी आतंकी संगठन से भी जुड़ा हो सकता है। चीन के कर्जाल में फंसे पाकिस्तान की कंगाली जग जाहिर है, लेकिन पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी है। ये दावा कितना हास्यास्पद है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले ही इमरान ने आईएमएफ के सामने $1 करोड़ लोन के लिए झोली फैलाई थी। इमरान सरकार ने लोन लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वे पिछले 3 साल में करीब $40 अरब का कर्ज ले चुके हैं। और बेखौफ बदमाशों ने कहा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कहां हो रहा है ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल। और भारत पाकिस्तान बंटवारे के 74 साल बाद 2 भाई मिले तो कैसा था मंजर। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी में मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक स्पोर्ट्स आइटम का शोरूम चलाने वाले इस व्यापारी का कई लोगों से विवाद चल रहा था। व्यापारी शोरूम बंद करके घर जा रहा था। उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कन्नौज में जीटी रोड के पास चल रहे अवैध निर्माण को रुकवाने गए एसडीएम के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष ने जमकर हंगामा किया। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री अपने दर्जनों समर्थकों के साथ एसडीएम से भिड़ गए और घंटों तक बवाल भी काटा। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्होंने अवैध निर्माण हटवाने पर एसडीएम को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है।
भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जुदा हुए दो भाइयों की कल करतारपुर गुरुद्वारे में मुलाकात हुई। अब वतन के साथ इनके धर्म भी बदल गए हैं। पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद सिद्दीकी और हिंदुस्तान के हबीब उर्फ चीला जब 74 साल बाद मिले तो उनकी आंखें छलक आईं। दोनों भाई एक दूसरे से गले से लिपट गए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि लंबी जुदाई के बाद वो मिल सके। यूपी के बिजनौर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से सटे मधुपुरी के जंगलों में अवैध शराब बनाते एक शराब माफिया को रंगे हाथ पकड़ा है और मौके से करीब 1000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 34 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी किसी नेता की है और ये रकम नोएडा से बिजनौर पहुंचाई जानी थी, लेकिन हापुड़ के थाना हाफिजपुर की पुलिस ने इसे बीच में ही धर दबोचा। पुलिस ने इस नकदी के चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया है। मकर संक्रांति के दिन यानी कल से गंगा सागर मेले की शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया है। इस विश्व विख्यात मेले में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु और साधु संत आते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है और वो काफी एहतियात बरत रहा है। यूपी के गाजीपुर जिले में भारी बारिश के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। बेमौसम बारिश के दौरान इस नजारे को देखकर लोग दंग रह गए। ओले गिरने से सड़क पर एक मोटी परत जम गई। थोड़ी ही देर में रास्ता ऐसा सफेद हो गया जैसे यहाँ बर्फबारी हुई हो। सदर, जंगीपुर और करंडा समेत कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुँचने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश के चलते भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर में दिख रहा ये मकान एक सामुदायिक भवन है जिसके पिछले हिस्से की जमीन भूस्खलन की वजह से खिसक गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते लोग निकल आए। वहीं डलहौजी में भारी बर्फबारी के बाद रास्तों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। बर्फ में फंसी गाड़ियों को सुरक्षा बल ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए हैं। कैप्टन कोहली और चेतेश्वर पुजारा अभी क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को इस समय 70 रनों की बढ़त हासिल है। भारत ने धारदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 210 रन पर रोक दिया था। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। महंगाई दर की रफ्तार में इजाफा क्यों? किसने बढ़ाए साबुन और डिटर्जेंट के दाम? क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में होगी बढ़ोतरी? कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखिए टॉप मनी 9। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। मासिक आधार पर खुदरा महंगाई दर 4.9% से बढ़कर 5.59% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने से खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। इससे पहले अगस्त में महंगाई दर का ये आंकड़ा 5% से ज्यादा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम 3 से 20% तक बढ़ा दिए हैं। एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी तरफ से प्रोडक्ट के दाम बढ़ने के बाद आशंका है कि सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएंगी। आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से इंश्योरेंस कंपनी दबाव में है। उनका लॉस रेशियो बढ़ा है। कोविड वेव से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां प्रीमियम की दरें बढ़ा सकती हैं। 3 साल में पहली बार तीसरी तिमाही में कंपनियों के मार्जिन में कमी आ सकती है। क्रिसिल का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत, बिक्री घटने और मार्जिन दबाव के चलते 3 साल में पहली बार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 3300 से लेकर 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए बेस प्राइस में 95% कटौती करने की मांग की है। ट्राई के इस बैंड के लिए 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज बेस प्राइस की सिफारिश की गई है। कंपनियों की शिकायत है कि इस बेस प्राइस पर 5G सेवा उपलब्ध कराना उनके लिए मुश्किल होगा। LIC जनवरी के लास्ट वीक में अपने IPO के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कर सकती है। LIC की योजना 31 जनवरी से शुरू होने वाले इस सप्ताह में LIC प्रोस्पेक्ट्स का मसौदा दाखिल करने की है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक LIC को शेयर बाजार में लिस्ट करवाना चाहता है। सरकार LIC के IPO को सबसे बड़ा IPO बनाने में जुटी है। शेयर बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है। BSI का सेंसेक्स 61,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ है।
निवेशकों की संपत्ति में 5.95 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पेटीएम का शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंचा। आज इसका शेयर 3.22% और टूटकर 1083 पर बंद हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के दौरान देश में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले काम की मांग 4 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई है। दिसंबर में 2.47 करोड़ लोगों ने मनरेगा योजना के तहत रोजगार मांगा है। इससे साफ संकेत है कि कोविड वेव के चलते लोग गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं। सरकार क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से होने वाली आय को कैपिटल गेन के बजाय बिजनेस इनकम मानने पर विचार कर रही है। इसके लिए सीनियर टैक्स एडवाइजर से राय मांगी गई है। सरकार क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर को अनिवार्य बनाने के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26A में भी संशोधन करने पर विचार कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।